नमस्कार मित्रों, अध्ययन धारा में एक बार फिर से आपका है स्वागत बहुत तहे दिलों से। तो इस वीडियो में हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे यूपीएससी के, जिसमें कि आपका ऐसा रहेगा कि थोड़ा बहुत टॉपिक्स हम डिस्कस भी करेंगे और साथ साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन के पर देख सकते हैं आप। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शंस एंड पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो पॉलिटी क्वेश्चन जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर से रिगार्डिंग पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ के इसको अटेम्प्ट करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ द अथॉरिटी टू असाइन पोर्टफोलियो टू द मिनिस्टर्स। द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट एंड प्रिसाइड्स द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। तो कितनी स्टेटमेंट अबव में से करेक्ट है, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में पता तो होना चाहिए। तो चलिए हम पहले इसकी डिस्कशन कर लेते हैं कि यह टॉपिक किस बेस के ऊपर है। ये टॉपिक बेस्ड है पावर एंड फंक्शन ऑफ द पीएम की क्या होती है। देखो, सबसे पहले लीडर ऑफ द कंट्री, मतलब प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पोर्टफोलियो एलोकेशन, ये भी काम किसका होता है? प्राइम मिनिस्टर का होता है कि प्राइम मिनिस्टर को अथॉरिटी होती है कि असाइन करते पोर्टफोलियो को मिनिस्टर्स को। पोर्टफोलियो मतलब विभाग। चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट, मतलब जितना भी कैबिनेट होता है, कैबिनेट होती है, उसका चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। ठीक है जी। और ये मीटिंग को प्रिसाइड्स भी करते हैं कैबिनेट की। वो अपना डिसीजन इम्पोज कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी क्रूशियल ओपिनियन डिफरेंस बिटवीन द मेंबर्स। ठीक है जी। ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कंट्री फॉर हाई लेवल इंटरनेशनल मीटिंग्स को। ठीक है जी। एक लिंक होता है बीच में प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट के बीच में। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? लिंक होता है। अगर कोई भी चीज़ आपने कैबिनेट से प्रेसिडेंट तक पहुंचानी है, कुछ भी करना है, कम्युनिकेशन ऑल द डिसीजन टू द ऑफ द कैबिनेट टू द president, which is related to the administration of the affairs of union and proposals for legislation. Head होता है, prime minister is the head of nuclear command authority, नीति आयोग, appointment of committee of the cabinet, department of atomic energy, department of space and minister personnel, public grievance and pensions, और chief advisor होता है president का। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो ये प्राइम मिनिस्टर की पावर एंड फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम इस क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या था कि प्राइम मिनिस्टर की पावर एंड फंक्शन के बारे में, कि प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस, इट इज राइट। प्राइम मिनिस्टर हैज द अथॉरिटी टू असाइन पोर्टफोलियो टू द मिनिस्टर्स। यस, इट इज राइट। प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट एंड प्रिसाइड द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। यस, इट इज राइट। ऑल योर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बिकॉज यू हैव आस्क्ड द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द अबव विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया at the time of his or her appointment select the correct answer below। ठीक है जी। कि must be the member of one of the house of the parliament, yeah, or need not necessarily be a member of one of the house of the parliament but must become a member of Lok Sabha within 6 months। थर्ड स्टेटमेंट है कि need not necessarily be a member of one of the house of the parliament but must become a member of the house within 6 months। ठीक है। और मस्ट बी द मेंबर ऑफ द लोकसभा, क्या इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है पूछा गया है आपको रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में। तो चलिए पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि 1977 सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज अ पीएम फॉर 6 मंथ्स। कि 1977 में बोला गया कि अगर कोई पार्लियामेंट, किसी भी पार्लियामेंट का अगर कोई हिस्सा नहीं है, हाउस का मेंबर नहीं है, तो 6 मंथ के लिए वो क्या बन सकता है? प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। विद इन विच ही शुड बिकम अ मेंबर ऑफ आइदर वन ऑफ द एनी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। कि मतलब किसी भी एक हाउस का मेंबर उसको 6 महीने के अंदर बनना पड़ेगा। आफ्टर दैट ही कंटिन्यू कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर के बनने के लिए कोई और चीज़ें क्या है कि सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, मेंबर ऑफ आइदर ऑफ राज्यसभा या लोकसभा का एक मेंबर होना चाहिए, और ही शुड बी हैव कंप्लीटेड हिज 30 ईयर्स इफ अगर मेंबर ऑफ राज्यसभा है, और 25 ईयर्स का होना चाहिए अगर मेंबर ऑफ लोकसभा है। तो ये 3 चीज़ें आपके सामने रखी गई है प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही हो जाएगी? नीड नॉट नेसेसरी बी अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट उसको 6 महीने के अंदर किसी भी एक हाउस की, सदन की क्या लेनी पड़ेगी? सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो आंसर विल बी सी। ठीक है जी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स। ठीक है। द पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन। द एड एंड एडवाइज the president in the exercise of his function, but such advice is not binding on the president। The total strength of the PM and the Council of the Ministers shall not exceed 15% of the strength of the Lok Sabha by 92nd Amendment। ठीक है जी। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कौन कौन स्टेटमेंट सही है इसका
एक्सप्लेनेशन देखते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन। ठीक है जी, दे एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन, बट ये सारी एडवाइस जो होती है वो बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट के ऊपर। तीसरा है कि नो कोर्ट शैल इंक्वायर इनटू द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट, विच मीन्स दे आर लायबल फॉर ऑफिशियल एक्ट ऑफ द प्रेसिडेंट डन ऑन देयर एडवाइस। ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन हाउएवर डजंट ग्रांट एनी इम्यूनिटी आइदर फॉर पर्सनल और ऑफिशियल, तो इसलिए जितने मिनिस्टर्स होते हैं उनको ऑर्डिनरी सिटीजन की तरह ही ट्रीट किया जाता है। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द पीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है 15% से एक्सीड नहीं होनी चाहिए ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। और ये 91 जो अमेंडमेंट हुआ था 2003 के अंदर, उसके रिगार्डिंग ये बात की गई थी, ना कि 92 की। द पर्सन हु हैज़ बीन डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन शैल ऑल्सो बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज द पीएम। ये भी 91 अमेंडमेंट के थ्रू लिया गया था कि मतलब जो पर्सन जो डिस्क्वालीफाई किया गया है डिफेक्शन के बेस के ऊपर, तो वो पीएम को भी अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है जी, तो अब इस क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट करते हैं। पहला क्या स्टेटमेंट था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिगार्डिंग, द पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, तो ये सही स्टेटमेंट हो जाएगा। दूसरा कि वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, यहाँ तक तो सही है, लेकिन बट सच एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, तो ये आधा गलत हो जाएगा, मतलब ये पूरी स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगी, क्योंकि ये बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट के ऊपर, प्रेसिडेंट इसको मानना ही पड़ेगा। मतलब बाद में ऐसा हुआ था कि वो वापस सलाह के लिए भेज सकते हैं, लेकिन अगर वो वापस ऐसी सलाह भेजते हैं वापस, तो उसके बाद आपको प्रेसिडेंट को वो मानना ही पड़ता है। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब पीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 15% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। तो ये 92nd अमेंडमेंट में नहीं, ये 91st अमेंडमेंट में दिया गया, तो दूसरी तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ओनली वन विल बी अवर करेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर विल बी ओनली 1। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या आपके सामने कि व्हेन द एनुअल यूनियन बजट इज नॉट पास्ड बाय द लोकसभा विच वन ऑफ द सिनेरियो हैपन्स, सेलेक्ट द करेक्ट वन। कि बजट को संशोधित करने पर किसे करके फिर से पेश किया जाएगा, कि या बजट रेफर किया जाएगा राज्यसभा फॉर सजेशन के लिए, या फिर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को रिज़ाइन देना पड़ेगा, या फिर प्राइम मिनिस्टर जो है अपना रेजिग्नेशन देंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही आपसे पूछा गया है। तो एक्सप्लेनेशन क्या है कि जब कोई एनुअल यूनियन बजट अगर पास नहीं किया जाता है लोकसभा के द्वारा, तो जो प्राइम मिनिस्टर है अपना रेजिग्नेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सबमिट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बजट पास नहीं होता है अंडर एनी कंडीशन इन पार्लियामेंट, तो ये मान लिया जाता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो माइनॉरिटी में आ चुकी है, उसके पास मेजोरिटी नहीं है। टेक्निकली ये मतलब होता है कि गवर्नमेंट हैज़ इसना अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी है और वोट के लिए लोकसभा के लिए, तो इसके लिए उसको रिज़ाइन देना पड़ता है प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, परंतु ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है। तो अब हम इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं कि अगर एनुअल बजट को पास नहीं किया जाता है लोकसभा के द्वारा, तो क्या चीज़ें होगी। तो प्राइम मिनिस्टर अपना रेजिग्नेशन देंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, आंसर विल बी डी। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैबिनेट मिनिस्टर्स कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्स ईच मिनिस्टर टू सपोर्ट ईच गवर्नमेंट डिसीजन एंड इंडिविजुअल मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू द कन्वेंशन दैट अ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट फॉर द एक्शन ऑफ देयर डिपार्टमेंट। तो कौन कौन स्टेटमेंट सही है ये जानना है। पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि आर्टिकल 75 क्या कहता है आपके सामने। ये मेंशन करता है आर्टिकल 75 की जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ द मिनिस्टर of the individual ministerial responsibility refers to the convention that a minister is responsible to the parliament for the action of their department. ठीक है, collective responsibility requires each minister to support each government decision. ठीक है जी, तो अब समझ गया आप। इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्स ईच मिनिस्टर टू सपोर्ट ईच गवर्नमेंट डिसीजन, तो ये भी सही हो जाएगा। दूसरा, इंडिविजुअल मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर टू द कन्वेंशन दैट अ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर द एक्शन देयर डिपार्टमेंट। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सामने सही हो जाएंगे, तो आंसर विल बी अवर सी। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, बिकॉज करेक्ट ही आपसे पूछा गया था कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलती है कि पार्लियामेंट से रिगार्डिंग रहेगी, भाई रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के लिए और उसके अपने एक्शन ऑफ डिपार्टमेंट के लिए। और जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ईच गवर्नमेंट डिसीजन के लिए सपोर्ट करना पड़ता है ईच मिनिस्टर को। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट।
सेकंड, द यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। तीसरा स्टेटमेंट, द प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। इसके बाद में हम पढ़ चुके हैं, तीसरा स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हमने पहले ही क्वेश्चन में पढ़ा था कि प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, लेकिन बाकी स्टेटमेंट सही है गलत है इसके बारे में देखना पड़ेगा। तो पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते थे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ना कि पार्लियामेंट। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आर्टिकल 75 क्या कहता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। आर्टिकल 75 कंटेन्स द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। तो स्टेट करता है कि मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है जी, तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है, ठीक है। थर्ड है कि द यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, नॉट प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर कम्युनिकेट करेगा, तो ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो तीसरा स्टेटमेंट तो हमारा सही था, लेकिन पहला स्टेटमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट नहीं है, लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या था? यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो यूनियन मिनिस्टर प्रेसिडेंट के बिहाफ पर, प्लेजर पर क्या बोलते हैं, ऑफिस को होल्ड कर सकता है, ना कि प्राइम मिनिस्टर के। तो पहली दो स्टेटमेंट गलत हो जाएंगी, तीसरी स्टेटमेंट में पहले पढ़ चुके हैं, सही है, तो आंसर विल बी ओनली 1 and 2, आंसर विल बी ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 74 के तहत ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिंग टू द एडवाइस टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, जो भी है कि मंत्रियों तो राष्ट्रपति को दी जाने वाली सलाह संबंधित क्या कथन सही होगा? इट शैल बी रिक्वायर्ड inquired into in any court, it can be inquired into in the Supreme Court। ये आपकी जांच सभी अदालतों में की जा सकती है, या फिर इसकी जांच उच्च न्यायालयों में नहीं की जा सकती, या इसकी जांच जो है किसी भी अदालत में जांच नहीं की जा सकती। तो क्या आंसर होगा? तो देखो आर्टिकल 74 क्या कहता है, पहले इसके बारे में पता होना चाहिए। आर्टिकल 74 क्या कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट, ठीक है जी। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस तरीके से एड एंड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, इसके बारे में बात की गई है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट who shall in the exercise of this function act in accordance with such advice, provided the president may require the council of ministers to reconsider such advice either generally or otherwise, and the president shall act in accordance with the advice tendered after such institution। तो ये आर्टिकल 74 कहता है। The question of whether any or and so what advice was tendered by ministers or to the president shall not be inquired into any court। वो किसी भी कोर्ट में इसके तहत आपकी जांच नहीं की जा सकती, तो आंसर विल बी ए कि ये किसी भी कोर्ट में इसकी जांच नहीं की जा सकती है, तो आंसर विल बी ए, शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट, ठीक है जी। तो आर्टिकल 74 के तहत इसके लिए आपको प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ द फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। तो ये प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन का है हैज बीन लेड डाउन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कौन से अमेंडमेंट के तहत लाया गया था, ठीक है, तो ये पूछा गया है। तो ऑब्वियसली बात है, काफ़ी लोगों को पता होगा कि 42nd अमेंडमेंट है, लेकिन पता तो होना चाहिए ना क्या है। देखो 42nd अमेंडमेंट से पहले आर्टिकल 74 भी कहता था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है जी, तो ये एडवाइज करेंगे प्रेसिडेंट को इन द एक्सरसाइज ऑफ दिस फंक्शन, ये था। हाउएवर ये क्या था कि एडवाइस जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, ये बाइंडिंग होती थी प्रेसिडेंट के ऊपर। लेकिन 42nd अमेंडमेंट के तहत क्या हुआ 1976 के अंदर, ये क्या हुआ कि अब ये एडवाइस है इसके रिगार्डिंग थोड़ी बहुत अमेंडमेंट की गई थी 3 जनवरी 1977 को, जिसमें कि 44th अमेंडमेंट 1978 में हुआ था। एडेड द प्रेसिडेंट कैन सेंड द एडवाइस बैक फॉर रिकंसिडरेशन वंस। मतलब कि पहले क्या था 42nd अमेंडमेंट में क्या ऐड किया गया था आर्टिकल 74(1) के तहत कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है वो एड करेंगे प्रेसिडेंट को, और वो बाइंडिंग होगी किसके ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर। लेकिन 42nd अमेंडमेंट में क्या किया गया, 44th में क्या किया गया था कि वो फिर से रिकंसिडरेशन के लिए एक बार भेज सकते हैं, लेकिन आफ्टर दैट उसको मानना ही पड़ेगा अगर वो वैसा ही वापस भेज देते हैं तो ये था। लेकिन 42nd अमेंडमेंट में क्या आपको प्रावधान था कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऐड करेंगे प्रेसिडेंट को, और ये आपके पास बाइंडिंग होगी, ठीक है, और ठीक है जी। तो ये 42nd अमेंडमेंट के तहत आया था, तो आंसर विल बी बी, ना कि 44th में, तो उसमें चेंज हुआ था ना,
ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट शेल मेक रूल फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन अमंग द मिनिस्टर ऑफ सेड बिजनेस। द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो ये पूछा गया है, पहले इसके बारे में पता होना चाहिए कि आर्टिकल 77 का क्लॉज 3 क्या कहता है कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस of the government of India of the Constitution of India lay down as follow: the president shall make rules for more convenient transaction of the businesses of the government of India and for the allocation among the minister of the said business। तो ये तो आर्टिकल 77 के क्लॉज 3 के तहत हमको पावर मिल जाता है। दूसरा क्या था, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन करता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, नॉट इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो आर्टिकल 77 क्या कहता है, ये कंडक्ट ऑफ द बिजनेसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग बात करता है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो नेम ऑफ द प्रेसिडेंट के बिहाफ के ऊपर ही किया जाएगा, जितना भी बिजनेस होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एग्जीक्यूटिव एक्शन जितना भी होता है। ठीक है जी। और जो ऑर्डर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट मेड होते हैं एग्जीक्यूटिव का, नेम ऑफ द प्रेसिडेंट होगा, ऑथेंटिकेटेड होगा इस मैनर के तहत, ताकि जो ये रूल सारे प्रेसिडेंट के द्वारा बनाए गए हैं, वैलिडेट इन सच ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है जी। तो प्रेसिडेंट इसके खिलाफ रूल बना सकता है मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है जी, बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एलोकेशन करेगा अमंग द मिनिस्टर ऑफ सेड बिजनेस। ठीक है जी। तो ये स्टेटमेंट था आपके सामने, आर्टिकल 77 के तहत पावर मिलती है कि पहला स्टेटमेंट सही होगा कि मेक रूल, प्रेसिडेंट मेक रूल बनाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिजनेस के रिगार्डिंग एंड एलोकेशन करेंगे बिजनेस को अमंग मिनिस्टर्स। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर। नहीं है, प्रेसिडेंट होता है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही है। तो आंसर विल बी ओनली 1 बिकॉज यू हैव द आंसर, करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट मेड द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाइंडिंग इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन सा लिया गया था? तो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि 42nd अमेंडमेंट में किया गया था, तो आर्टिकल 74(1) की बाइंडिंग होगा वो जो रूल होगा। ठीक है, और उसके रिगार्डिंग आपको मैंने बताया था कि उसको चेंज भी किया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत कि भाई अब वो उसको वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। तो आंसर ये हमने पहले डिस्कस कर लिया, तो आंसर विल बी डी, सीधा डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। चलिए, ये रहे आपके आज के 10 क्वेश्चन जिनको हमने डिस्कस किया था। हाँ, अगर आपको पता नहीं है कि 42nd अमेंडमेंट में आर्टिकल 74(1) किया गया था और 44th अमेंडमेंट जो हुआ था 1978 में हुआ था, 1976 के अंदर हुआ था। ठीक है जी, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, ये 3 जून 1977 को हुआ था, ये 20 जून 1979 को किया गया था, अमेंडमेंट इफेक्ट में आया था। ठीक है जी, तो 10 क्वेश्चन हमने पॉलिटी के कुछ किए, आगे हम ऐसे ही क्वेश्चन करते रहेंगे। मे बी आज ही हम ज्योग्राफी क्वेश्चन भी करेंगे 10, तो आप उसको देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चैनल को करिएगा सब्सक्राइब अगर आपको मन करता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।